ओके, हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका टॉपिक है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑसिलेटर्स। ठीक है, हम क्या क्या देख चुके हैं? हार्टली ऑसिलेटर देख चुके हैं। ठीक है, कॉलपिट ऑसिलेटर देख चुके हैं। ठीक है, फिर जो इसके बाद था आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हमने कल देखा। आज आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, जो हार्टली और कॉलपिट था वो कौन से टैंक सर्किट पे काम करते हैं? एलसी टैंक सर्किट पे काम करते हैं। ठीक है, वहां हम कॉइल और एक कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, वो हमने अच्छे से देख लिया है। फेज शिफ्ट में भी जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था वहां हमने क्या किया था? आरसी सर्किट यूज किया था। आरसी के तीन अलग अलग सर्किट यूज किए थे जिसके द्वारा हमने फेज शिफ्ट प्रोड्यूस किया था। ठीक है, वो हमने देख लिया। तो आज है आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, देखो जैसे जैसे ऑसिलेटर बनते गए ना तो जो अगला बना वो पीछे वाले से उसकी स्टेबिलिटी या तो अच्छी थी। ठीक है, यूज करने में आसान था। ठीक है, तो जो आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था उसमें हमने तीन आपके आर और सी का कनेक्शन यूज किया था। आरसी आरसी करके तीन अलग अलग यूज किए थे। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, देखो यहां पर हम ब्रिज यूज करते हैं। जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देखा है रेजिस्टेंस में। ठीक है, रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, तो उसी टाइप का एक ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसका हम इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर ये जो डेवलप हुआ 1981 में किसके द्वारा? मैक्स वेन के द्वारा। मैक्स वेन के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, तो मेनली इसका जो यूज होता है किसके लिए? साइनोसॉइडल वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव्स इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और मेनली ऑडियो फ्रिक्वेंसी के रेंज में। ठीक है, जो हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, तो जो आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसके द्वारा इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो हम इसमें ना हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करेंगे ना लो फ्रिक्वेंसी को। वो अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे इस सर्किट को बनाया गया है, कैसे ये हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी को में काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रो था। ठीक, चलो फिर अब देखो सर्किट में आते हैं हम। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, देखो हम ये देख चुके हैं कि ये ट्रांजिस्टर, ठीक, ये बाइसिंग, ये सब पीछे वाले जो ऑसिलेटर सब में यही है। ठीक है, हमने वही कॉमन एमीटर, ठीक है, वही एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखो इसमें हट के क्या हुआ है? इसमें हट के ये है कि इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। ठीक है, अभी तक इससे पहले हम क्या कर रहे थे? एक ही ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वेन जो ब्रिज ऑसिलेटर था उसमें दो ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ठीक है, तो अब देखो इसका यूज क्या है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो देखो पहले क्या क्या लगाया वो देख लेते हैं। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया, ये इनके कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम बाइसिंग करेंगे। ठीक है, बाइसिंग हमने देखा है क्या होती है बाइसिंग। ठीक है, तो उसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कपलिंग कैपेसिटर, इस ट्रांजिस्टर को इसके ट्रांजिस्टर के द्वारा कपल किया गया है। ठीक हो गया, वीसीसी सप्लाई। ठीक है, अब मेन है हमारा इसको समझना, ये तो हमने समझा हुआ है। ठीक है, ये हम पीछे वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक, तो ये है मेन एस वेन ब्रिज ऑसिलेटर का जो मेन सर्किट है वो ये है। ठीक है, देखो इसमें क्या लगा है? एक कैपेसिटर यहां पर है, एक रेजिस्टेंस है, तो ये सीरीज में लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, तो ये आपस में पैरेलल में है। ठीक है, ये R3 R4 है, इन्हें वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, अब देखो इनका कंट्रोल, ये जो रेजिस्टेंस लगे ना इनका कंट्रोल, इनका काम है इस ब्रिज को अनबैलेंस रखना। ठीक है, अगर ये बैलेंस हो जाएगा तो आपका ये बीच में से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, मतलब काम नहीं करेगा, तो इसको हमेशा क्या रखना है? इन रेजिस्टेंस की मदद से अनबैलेंस। ठीक है, तो जो आपका ब्रिज काम करेगा अनबैलेंस कंडीशन में ही काम करेगा, ये याद रखना आप। ठीक है, जो आपका ब्रिज होगा अनबैलेंस कंडीशन में ही इसने काम करना है, तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसके द्वारा हम इसको अनबैलेंस रखते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर अब देखो, अब देखो यहां पर इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक, देखो फिर। ठीक है, आपने क्या किया? इस वीसीसी से सप्लाई आया इस ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, इसको मैं T1 ले लेता हूं। ये ट्रांजिस्टर क्या है? T1। ये ट्रांजिस्टर क्या है? T2 है। तो ट्रांजिस्टर पे जब आपने इनपुट दिया तो ये इनपुट वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जो सिग्नल है ये आया है आपका ट्रांजिस्टर 1 के पास। ट्रांजिस्टर 1 ने उसको एम्पलीफाई किया, और हमें पता है कि ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफाई करता है तो फेज शिफ्ट कर देता है। तो ये उसने फेज शिफ्ट कर दिया। कितने का फेज शिफ्ट करता है? 180 डिग्री का। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो चुका है। ये आपका इनपुट था, ये आपको आउटपुट मिला है। ठीक है, ये आउटपुट अब जाएगा
T2 ट्रांजिस्टर के पास, ठीक है। ये आपका T2 ट्रांजिस्टर था, उसके पास गया ये, तो इसने भी उसको क्या किया, एम्पलीफाई तो किया, लेकिन क्या कर देता है ट्रांजिस्टर हमेशा फेस शिफ्ट कर देता है। तो ये इनपुट था, इसने उसको फेस शिफ्ट किया, तो ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो यहां पर भी कितने का फेस शिफ्ट हुआ, 180 डिग्री का, ठीक है। तो टोटल कितना फेस शिफ्ट हुआ है, 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो जो बार्क हुसैन क्राइटेरिया था वेव के लिए ये हो गया फुलफिल, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, 360 का फेस शिफ्ट चाहिए होता है या फिर 0 डिग्री का, ठीक है। अब इस सर्किट की खासियत क्या है कि इसमें जो कंप्लीट फेस शिफ्ट है 360 या फिर 0 डिग्री, वो हमने यहीं पर प्राप्त कर लिया, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर की मदद से यहीं पर हमने उसको प्राप्त कर लिया। तो इस सर्किट का अब आपका फेस शिफ्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इनकी वैल्यू चेंज करोगे तो आपका फेस शिफ्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये इस सर्किट की खासियत होती है। अब इससे पहले में क्या था, जो फेस शिफ्ट था वो हम अलग से जो सर्किट यूज कर रहे थे, जैसे एलसी में टैंक सर्किट यूज कर रहे थे ना, तो एलसी टैंक सर्किट से ही हम क्या कर रहे थे, फेस शिफ्ट भी प्रोड्यूस कर रहे थे, दूसरा वाला। और आरसी जो हमने इससे पहले फेस शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ा, आरसी फेस शिफ्ट, उसमें भी हमने क्या किया था, जो 3 कैपेसिटर और 3 रजिस्टर लिए थे उनकी मदद से हम फेस शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहां पर क्या है, हमने पहले ही हमने ट्रांजिस्टर की मदद से अपना फेस शिफ्ट वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया। इसका अब फेस शिफ्ट पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब ये यहां से जाएगा, यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर जो आपको आउटपुट मिला उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो हाई होने पर क्या होगा, ये यहां पर आएगा, यहां से होते हुए यहां पहुंचेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी होने पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, XC इक्वल टू 1/2πfc। अगर ये हाई होगा तो इसकी वैल्यू लगभग 0 के लगभग, ठीक है, क्योंकि नीचे अगर बहुत बड़ी संख्या है तो इसका मान बहुत कम आएगा, मतलब 0, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये जो आपका C2 है एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। कब, जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपको इस वाले सिरे के द्वारा, जो ये मैं जो गोला लगा रहा हूं, ये इस C2 के द्वारा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो इसका मान क्या आएगा, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम आएगा। तो आपका जो C2 है एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाई फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी को देखेगा कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर आया लो फ्रीक्वेंसी की बात, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका मान कम हो गया बहुत, इसका मान अगर बहुत कम है तो आपका XC की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अगर XC की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपका ये वाला कैपेसिटर क्या करेगा, देखो XC की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये C1 इस सर्किट को ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करवाएगा, ठीक है। ध्यान से सुना, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इस C1 के द्वारा ये वाला सर्किट किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह, तो आपको फिर भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। आउटपुट में कोई वेव आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपका लो फ्रीक्वेंसी, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के, ठीक है, देखो ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी का सिरा, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी का, चलो यहां पर मारते ग्राफ, हाँ ये, ठीक है, ये आपका मतलब आउटपुट मिला लो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी है, ये इधर आपका हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसके बीच में होता है एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस पे आपका आउटपुट मैक्सिमम होगा। तो मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा फ्रीक्वेंसी कम है तो मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के कहां पहुंचाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो अब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यहां पर जो आपको आउटपुट मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। ध्यान से सुना आप, जो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आपको आउटपुट भी बहुत कम मिलेगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ाना है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो आपको आउटपुट भी बढ़ते जाएगा, आपका आउटपुट बढ़ते जाएगा। लेकिन जैसे आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी, उस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट फिर घटने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उससे ना आपकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए ना उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक। इस पॉइंट पर आपको जो वेव मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। जो आपका आउटपुट प्राप्त होगा मैक्सिमम प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसका
वर्किंग था, ठीक है, कि कैसे आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को रखते हो, कि मतलब कैसे आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का मैक्सिमम आपका आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का वो भी आपने नोट करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू या एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2, ठीक है, R1 R2 और C1 C2, ठीक है। ध्यान से देखो, एफ आर इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ये, ठीक, एफ आर इक्वल टू, ठीक, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी को आपने सेट करना है किसकी मदद से, इस C1 और C2 की वैल्यू को चेंज करके, ठीक है। तो एफ आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इस कैलकुलेशन जब आप करोगे तो एफ आर होना चाहिए आपका, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तब आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की मान को चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, कैसे, C1 और C2 के मान को चेंज करके, ठीक है। देखो मैंने आपको कह तो दिया कि जो वेन ब्रिज में जो आउटपुट मिलता है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम मिलता है, और ये कहां पर काम करता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी पे। लेकिन ऑडियो फ्रिक्वेंसी की भी एक रेंज होती है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज के बीच में, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में इसकी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक। तो उस रेंज के बीच में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अगर आउटपुट प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल से जो ये कैपेसिटर लगे हुए ना, इनकी वैल्यू को चेंज करके आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो आसानी से। अब आप बोलोगे इससे पहले भी तो हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर सकते थे, क्योंकि उससे पहले भी जो हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी था एफ आर, उसका भी हमने कुछ फॉर्मूला था, वहां पर भी हम कैपेसिटर को चेंज करके आसानी से फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते थे। लेकिन नहीं, वहां पर हम चेंज इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके द्वारा फेज शिफ्ट भी प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है। इससे पहले ना जो हमने फेज शिफ्ट ऑसिलेटर देखा या फिर हार्टले देखा या कॉलपिट देखा, वहां हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वहां इससे पहले वाले ऑसिलेटरों में, वो फेज शिफ्ट पर डिपेंड करती है, मतलब फेज शिफ्ट उन पर डिपेंड करता है। अगर आपने कैपेसिटर की वैल्यू चेंज की वहां, तो वो फेज शिफ्ट को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा। यहां पर इन कैपेसिटर का फेज शिफ्ट पर कोई वो नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंसी, मतलब फेज शिफ्ट इन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो आपका फेज शिफ्ट है इन कैपेसिटर पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप इन कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो और आपको जो डिजायर फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन किस में होनी चाहिए, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में होनी चाहिए, बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। फॉर्मूला इसका याद रखना आपने, एफ इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2, ठीक है। वही जो ये कैपेसिटर है ना, सेंसिटिव कैपेसिटर लगा रखे हमने, एक ये सीरीज और ये पैरेलल, यही कैपेसिटर और यही रेजिस्टेंस है, ठीक। और ये जो R3 R4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं वो इस ब्रिज को अनबैलेंस करने के लिए, हमेशा याद रखना ये जो ब्रिज है अनबैलेंस में ही काम करेगा, और ये लगाए इसलिए गए हैं ताकि ये अनबैलेंस रहे। हम इनके मान को ना, ये R1 R2 और ये R3 R4, इनके मान को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये ब्रिज हमेशा क्या रहे, अनबैलेंस रहे, ये अनबैलेंस में ही काम करेगा। तो ये आपका क्या था, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी थी, ठीक है। जो आपके पुराने जो ऑसिलेटर थे, कौन से ऑसिलेटर, कॉलपिट, हार्टले या फिर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर थे, उससे इनकी जो स्टेबिलिटी अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि आप इसमें डिजायर फ्रिक्वेंसी के जो वेव है वो आप प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। बस अब इसमें अच्छाई है, एडवांटेज है, तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा। अब ये क्या था, थोड़ा कॉस्टली था, अब क्योंकि इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज करने पड़े और कंपोनेंट बहुत लग रहे इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या था, कॉस्टली था, ठीक है। और इससे हम हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। लेकिन इसका जो अच्छाई है, जो इसकी एडवांटेज है, वो वही है कि आप इसमें एक फिक्स रेंज की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब वेरी कर सकते हो, अलग अलग फ्रिक्वेंसी ले सकते हो। लेकिन वो फ्रिक्वेंसी किस में होनी चाहिए, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के रेंज में, ठीक है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम, ये इसका वर्किंग देखा हमने, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या था आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ओके स्टूडेंट, ओके हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका टॉपिक है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक। तो हमने इससे पहले हार्टले, कॉलपिट, ठीक हो गया, आरसी फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज ऑसिलेटर हम देख चुके, ठीक है। तो अब है आपका जो लास्ट टॉपिक है इसमें, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में, ठीक है। तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, इसका जो निर्माण किया या फिर जो डेवलप किया, ये हुआ 1918 में, ठीक है।
18 में इसका डेवलप हुआ या फिर 1918 में इसका निर्माण किया गया, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एम के द्वारा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम ऑसिलेशन या फिर वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब इसकी खासियत क्या है, देखो ये ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें हम एक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके हम जो खास जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, देखो क्वार्ट्ज, टॉर्मलिन या फिर रोचेले सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत से आपके क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, तो अब जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है, हम इसमें इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का इनवर्स इफेक्ट यूज करते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तब उसका इनवर्स आपको पता होगा या फिर आपको समझ में आएगा इनवर्स क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसमें जो आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप दो प्लेट लेते हो चालक और उसके बीच में एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रख लेते हो, कुछ भी रख लो, क्वार्ट्ज रख लो, टॉर्मलिन रख लो या फिर रोचेले सॉल्ट रख लो, तो मैंने बीच में क्या रखा, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है दो प्लेटों के, और मैं किसी माध्यम से मैकेनिकल ऊर्जा मतलब मैकेनिकल फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा इसमें अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इन प्लेटों पे। ठीक, तो जैसे मैं मैकेनिकल फोर्स इसमें अप्लाई करूंगा दोनों प्लेटों से, दोनों साइड से, तो इस मटेरियल के द्वारा, जो मटेरियल यूज किया इसके द्वारा क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की, कि जब भी आप दो प्लेटों के बीच में या फिर एक कैपेसिटर के बीच में कह सकते हो, कैपेसिटर के बीच में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रखोगे और आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करोगे दोनों साइड से, तो क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन हम जब क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है हम उसमें इसका क्या, इनवर्स इफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले वो इफेक्ट देख लो, फिर हम अच्छे से सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो इनवर्स में क्या होगा, हम क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, उसके बीच में क्रिस्टल रखते हैं और हम वोल्टेज देते हैं। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होगा, इस क्रिस्टल के द्वारा जो बीच में मटेरियल रखा है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। ठीक है, देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो था कि वोल्टेज उत्पन्न होना, अब उसको हम इन्वर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो हम इसको वोल्टेज खुद दे रहे हैं। हमने वोल्टेज दिया तो क्या होगा, इस मटेरियल के द्वारा ये दोनों प्लेटें क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है, मतलब वाइब्रेट करने लगती है। तो उसी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, ऑसिलेशन। ठीक है, दोलन उत्पन्न होता है। ठीक है, वेव प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यह है पीजो इलेक्ट्रिक इनवर्स या फिर इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो यही वेव हम ट्रांजिस्टर को देते हैं और वो हमें एम्पलीफाई करके फिर आउटपुट पे प्रदान करता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें हम क्या करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो मेनली हम जो ये क्रिस्टल है या फिर जो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, इसमें जो जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें उसको लेते हैं क्वार्ट्ज। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में लिया जाता है क्वार्ट्ज। क्यों लिया जाता है, ये बहुत स्टेबल होता है, छोटा होता है, ठीक है, और सस्ता होता है, और इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये अच्छा होता है। ठीक है, इन कारणों से हम क्वार्ट्ज को लेते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछते हैं कि क्वार्ट्ज क्यों लिया है, फिर आपका प्रैक्टिकल वाला जो एग्जामिनर होगा वो पूछेगा कि आपने टॉर्मलिन क्यों लिया, ठीक है, रोचेले सॉल्ट क्यों लिया। तो ये आप कह सकते हो कि जो क्वार्ट्ज होता है वो अच्छा स्टेबल होता है। ठीक है, हाईली स्टेबल। ठीक है, छोटा साइज में होता है। ठीक है, सस्ता होता है। ठीक, तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है किस पे काम करता है, इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया। अब इसके हम आते हैं सर्किट डायग्राम में। ठीक है, देखो फिर ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक, ये R1, ये R2, ये RE, ये किसके कंपोनेंट है, इस ट्रांजिस्टर के। ठीक है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। ठीक है, ये है कॉमन एमीटर या फिर बाईपास कैपेसिटर कहते हैं इसको। इसका काम होता है कि जो सप्लाई इसमें घूमेगी, जो डीसी सप्लाई इस सर्किट में घूमेगा उसको मेंटेन रखना। ठीक है, और जब एसी सप्लाई आए उसको बाईपास करके ग्राउंड कर दे, क्योंकि अगर एसी इसमें से फ्लो नहीं होगा
तो अगर एसी इसमें से फ्लो नहीं होगा तो किसमें से हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा। अगर इसमें से एसी फ्लो होगा तो फिर स्टेबिलिटी या फिर जो बाइसिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन हमने बाइसिंग को क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं होने देना है, क्योंकि अगर बाइसिंग डिस्टर्ब हो गई तो जो क्यू पॉइंट होता है वो खिसक जाएगा फिर, ठीक है, डीसी लोड लाइन में ऊपर नीचे चले जाएगा तो आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा आउटपुट पे। तो हमने इस बाईपास कैपेसिटर को इसीलिए लगाया है ताकि जो आपकी बाइसिंग आपने की है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज की है इसमें, तो वो बाइसिंग क्या रहे, अच्छे से काम करे, ठीक है, और आपका क्यू पॉइंट फिक्स रहे, वो खिसके ना, ठीक है। चलो फिर अब वर्किंग देखते हैं। आपने जैसे ही अप्लाई किया वीसीसी अप्लाई किया, ये क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। इसका काम होता है डीसी को पास होने देना और एसी को पास नहीं होने देना। तो जैसे ही यहां पर से सिग्नल गया तो यहां पहुंचा सिग्नल, ठीक है, यहां से जैसे आपने सप्लाई दिया, सिग्नल दिया, कहां पहुंच गया, इस क्रिस्टल के पास। तो ये क्रिस्टल क्या करता है, वेव प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेशंस, ठीक है। तो और क्या करता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, ठीक है। तो क्रिस्टल ने क्या किया, वेव प्रोड्यूस किया, ठीक है, ठीक, किसके कारण, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनवर्स इफेक्ट के कारण। और क्या किया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट उत्पन्न किया, ठीक है, किसने, इस क्रिस्टल ने। अब वो सप्लाई कहां गया, इस ट्रांजिस्टर के पास। उस ट्रांजिस्टर ने उस सिग्नल को एम्पलीफाई भी किया और 180 डिग्री का फिर से फेज शिफ्ट भी उत्पन्न किया। तो टोटल कितना फेज शिफ्ट हो गया, 360 डिग्री। तो बार्क हुसैन क्राइटेरिया के अनुसार वेव प्रोड्यूस होने के लिए फेज शिफ्ट कितना चाहिए, 360 डिग्री या फिर जीरो, इसी को जीरो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि बार्क हुसैन जो क्राइटेरिया है, प्रतिबंध है कि ये होना चाहिए कि फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। 180 क्रिस्टल ने प्रोड्यूस किया, 180 इस ट्रांजिस्टर ने प्रोड्यूस किया, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो आपको आउटपुट में वेव मिलेगा। लेकिन वेव कैसा होगा, डैम्प्ड कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड घट रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो घटे ना, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो घटे ना, आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशन। अब सस्टेन्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहे, ठीक है, मैग्नीट्यूड कम ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन। इसे अनडैम्प्ड भी कहते हैं, ठीक है। डैम्प्ड मतलब घटते जाना, अनडैम्प्ड मतलब न घटना, और अनडैम्प्ड को सस्टेन्ड भी कहते हैं, सस्टेन्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए, या फिर जो ये डैम्पिंग हो रही है, देखो वेव घटते जा रहा है, ये धीरे धीरे ये जीरो की ओर जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने ऐसा वेव बनाना है या प्रोड्यूस करना है जो सस्टेन्ड है, जिसका मान कांस्टेंट रहे। तो हमने क्या किया, फीडबैक सर्किट यूज किया है। तो यहां पर जो ट्रांजिस्टर है उसी को हमने एज ए फीडबैक ले रखा है। ट्रांजिस्टर का जो कॉमन जो एमीटर हिस्सा है वाला, इसी को मैंने फीडबैक की तरह यूज कर रखा है। तो यहां पर जो सप्लाई आएगा उसी को, ठीक है, एमीटर से ही मैंने क्या कर रखा है, फीडबैक दे रखा है, ठीक है। तो उस फीडबैक से क्या होगा, जो लॉसेस हो रहे होंगे उन लॉसेस को क्या हो जाएगा, लॉसेस हो रहे होंगे उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब लॉसेस से जो भी हानि हुई उसको पूरा कर लेगा ये फीडबैक सर्किट, ठीक है। तो जो आउटपुट में आपको वेव मिलेगा या फिर ऑसिलेशंस मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ठीक हो गया। तो अब जो जिस फ्रीक्वेंसी पर इसका आउटपुट मैक्सिमम होगा उसको निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, FR = 1/2π√LS/CS, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, ये मैं क्रिस्टल कह रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा मैं अगर क्रिस्टल का सर्किट बना देता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने अलग से बना रखा है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका क्रिस्टल का सर्किट। क्रिस्टल के अंदर ऐसा सर्किट होता है, ये RLC सीरीज में, सीरीज RLC सर्किट, और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर, ठीक है, माउंटिंग कैपेसिटर कहते हैं इसको, ये कैपेसिटर इनकी सीरीज में। तो ये क्रिस्टल का सर्किट है, ठीक है। तो जो आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जिस फ्रीक्वेंसी पर इसका आउटपुट मैक्सिमम होगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, 1/2π√LS/CS। ये क्या है, सीरीज का इंडक्टर और सीरीज का कैपेसिटर। ये है सीरीज का इंडक्टर कॉइल, ये है सीरीज का कैपेसिटर। इनका जो मान होगा वो यहां पर रख दोगे तो आपको वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जिसपे इसका आउटपुट, जिस फ्रीक्वेंसी पर इस सर्किट का आउटपुट मैक्सिमम होगा, तो उसे कहते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो इस फॉर्मूले से निकालोगी, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी, ठीक हो गया। और ये क्या है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक हो गया। और इसका यूज कहां कहां होता है, इसका यूज होता है डिजिटल क्लॉक्स में, जीपीएस में, ठीक है, वीडियो कैमराज में, सेलफोन्स में, टेलीकॉम्युनिकेशन में, बहुत जगह इसका यूज होता है, वाइडली बहुत यूज है इसका, ठीक है। क्यों यूज होता है, क्योंकि ये अच्छा स्टेबल है, ठीक है, जो इसकी वेव मिलते हैं इसमें, ठीक है, वो सस्टेन्ड होते हैं, ठीक। और इसका सर्किट सिंपल है, ठीक है, इसके जो कंपोनेंट है
कम लगते हैं इसमें कंपोनेंट, ठीक है, और आ, कम कंपोनेंट लेंगे तो सस्ता भी होगा, ठीक है, चीप भी होगा, तो आसानी से हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला, ये इसका सर्किट डायग्राम। ये जो सर्किट है ना, ये क्रिस्टल सर्किट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि जो क्रिस्टल मैंने बना दिया यहाँ पर, लेकिन इसका सर्किट ऐसा होगा, ठीक है, 3 RLC सर्किट। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो क्रिस्टल का सर्किट होता है उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सीरीज में लगे होते हैं RLC और एक पैरेलल में लगा होता है कैपेसिटर, ठीक है। ये याद रखना आपने, ये पॉइंट बहुत जरूरी, ठीक है। चलो, ये और किस इफेक्ट पे काम करता है, तो ये काम करता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक के इनवर्स इफेक्ट पे, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि 2 प्लेट के बीच में अगर क्वार्ट्ज मटेरियल रखोगे और आपने मैकेनिकली उस प्लेटों को प्रेस किया तो उस प्लेटों के अक्रॉस वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का इनवर्स यूज किया जाता है इस ऑसिलेटर में। इनवर्स मतलब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जो क्रिस्टल है या फिर जो 2 प्लेटें हैं उनके बीच में जो मटेरियल है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, या फिर हम क्वार्ट्ज लिया है जो हमने यहाँ, तो वो क्या करेगा, उनको वाइब्रेट करा देगा। तो वाइब्रेट मतलब ऑसिलेशन, वेव, ठीक। तो वही वेव हम एम्पलीफाई करके फिर आउटपुट में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग था, इसे आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आज आपका ये ऑसिलेटर चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिवीजन कीजिए बार बार आप, ठीक है। और जो समझ में नहीं आ रहा फिर आप मुझे जो ग्रुप बना है कॉलेज का उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो भी डाउट्स है आप, ठीक है, तो जो कॉलेज का ग्रुप बना रखा है उसमें आप पूछिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।